हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट नंबर 66 को सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल ही सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है, जिसमें हमने पिछले 15 से 20 सालों में पूछे गए एग्जाम, चाहे वह टीजीटी हो या पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या यूजीसी नेट जेआरएफ, आदि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने बाद कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आज की प्रैक्टिस में आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज के हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 66 के क्वेश्चन नंबर 1 को। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है प्रजाति अंतर मिश्रण के परिणामस्वरूप पतन होता है। ऑप्शन नंबर बी है विशुद्ध प्रजाति की संकल्पना एक मिथक है। ऑप्शन नंबर सी है प्रजातियों का अंतर मिश्रण सार्वभौमिक है। और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कोई प्रजाति किसी दूसरी प्रजाति से श्रेष्ठ या हीन नहीं है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अधिकांश लोगों की वंश परंपरा संकर रही है। प्रजाति भ्रमकता के संबंध में आयोजित यूनेस्को समिति 1952 ने भी इसका समर्थन किया है। अतः प्रजाति अंतर मिश्रण के परिणाम स्वरूप जो है अधःपतन मानना नितांत प्रजातीय पूर्वाग्रह है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, जब किन्हीं लोगों की अंतर्निहित श्रेष्ठता जैविकी विशेषताओं के रूप में दूसरों पर वैध हो जाती है तो इसे कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है प्रजातिवाद, ऑप्शन नंबर बी है निजातीयता, ऑप्शन नंबर सी है समाज और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है सांस्कृतिक दर्प। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रजातिवाद। प्रजाति समूह भेद के जैविकी पक्ष को इंगित करने की प्रवृत्ति दर्शाता है, जबकि निर्जाति सांस्कृतिक पक्ष और एक जैसे उद्भव मूल और वंश के कारण सशक्त जैविकी पक्ष के संयोजन का कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सिद्धांतों पर विचार कीजिए। पॉइंट नंबर 1 है विकासवादी, पॉइंट नंबर 2 है विषयवादी, पॉइंट नंबर 3 है प्रकार्यवादी और पॉइंट नंबर 4 है घटना विज्ञानवादी। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन से सिद्धांत संस्कृत का समिष्टवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 3, यानी कि विकासवादी और प्रकार्यवादी। ठीक है, मैलोनोव्स्की तथा आर ब्राउन ने संस्कृत के प्रकारवादी पक्षों पर बल दिया है, जो कि संस्कृत के पूर्णतावादी पक्ष को अवलोकित करता है, जबकि संस्कृत का विकासवादी दृष्टिकोण इस मान्यता पर आधारित है कि हर चरण में मानव का सामाजिक विकास उन सामाजिक संस्थितियों पर निर्भर होता है जो नैसर्गिक नियम के अनुसार जो है अपनी भूमिकाएं बनाते हैं। रूथ बेनेडिक्ट ओपलर बिस्लर जैसे विसरणवादी ने भी संस्कृत के समिष्टवादी दृष्टिकोण का जो है अनुगम किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमिका विन्यास का उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा एक भूमिका विन्यास का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है एक अध्यापक का उसके शिष्यों, सहयोगियों, प्राचार्य तथा माता पिता के साथ संबंध। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है एक अध्यापक पति, पिता, खिलाड़ी तथा सामाजिक सक्रियतावादी बनता है। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है एक अध्यापक जो कालांतर में विभागाध्यक्ष, प्राचार्य तथा पंजीयक बनता है। और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है एक छात्र जो समय के साथ पति, पिता और बाबा या नाना बनता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक अध्यापक का उसके शिष्यों, सहयोगियों और प्राचार्य तथा माता पिता के साथ संबंध जो होता है यह एक भूमिका विन्यास का उदाहरण है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा अगला प्रश्न है, प्रसूति समर्थनवाद यानी कि प्रोनेटलिज्म निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए है इस दृष्टिकोण को कि किसी व्यक्ति को जितने संभव हो उतने बच्चों का जन्म नहीं देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है इस दृष्टिकोण को कि सिर्फ बच्चा ही परिवार की जीवित और मोक्ष प्रदान कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है किसी समाज में बच्चों के जन्म विषयक सशक्त सकारात्मक मूल्यों को। और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है इस दृष्टिकोण का कि बच्चों की शक्तिशाली शारीरिकी पर परिवार की जीवनता निर्भर करती है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किसी समाज में बच्चों के जन्म विषयक सशक्त सकारात्मक मूल्यों को। ठीक है,
समाज के लिए परिवार के महत्व का एक सर्वप्रमुख पक्ष उसके द्वारा निष्पादित प्रजनन मूलक प्रक्रियाओं में निहित है, जो मानव सतत को जीवित रखने में सहायक होते हैं। इस आधार पर प्रसूति समर्थनवाद किसी समाज में बच्चों के जन्म विषयक सशक्त सकारात्मक मूल्यों को स्थापित करता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, अपनी संस्कृति के मूल्यों को प्रयोग किए बगैर सभी दूसरों का निर्णय करने का दृष्टिकोण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है व्यक्तिवाद, ऑप्शन नंबर बी है निर्जात केंद्रितता, ऑप्शन नंबर सी है वस्तुनिष्ठता की संस्कृति और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है सांस्कृतिक सापेक्षवाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद। जब हम किसी संस्कृति का उसी संस्कृति के लोगों के संदर्भ में वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करते हैं तो उसे संस्कृत सापेक्षवाद कहते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे सूची नंबर 1 दिया गया है और ये हमारा सूची नंबर 2 है, हमें इनका आपस में मिलान करना है। तो आइए मिलान करते हैं। पहला दिया गया है सर्वमिश्रवादी संस्कृत उपागमन। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है एलियट स्मिथ से। किससे है? इसका संबंध एलियट स्मिथ से है। दूसरा है सांस्कृतिक ऐतिहासिक उपागम। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है एफ ग्रेवनर से। तीसरा है संरचनात्मक उपागमन। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है सी लेवी स्ट्रास से। और चौथा है विकासवादी उपागमन। इसका संबंध किसका है? इसका जो संबंध है वह है एल.एच. मॉर्गन से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, टी पार्सन्स के अनुसार अभिप्रेरणात्मक अभिविन्यास के 3 प्रकार होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इन प्रकारों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है संज्ञानात्मक अभिविन्यास, ऑप्शन नंबर बी है विरेचक अभिविन्यास, ऑप्शन नंबर सी है अशंसात्मक अभिविन्यास और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है मूल्यांकीय अभिविन्यास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अशंसात्मक अभिविन्यास। ठीक है, टी पार्सन्स ने अभिप्रेरणात्मक अभिविन्यास में संज्ञात्मक विवेचन तथा मूल्यांकित अभिविन्यास को शामिल किया है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि यह जो अशंसात्मक अभिविन्यास है यह सम्मिलित नहीं है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, क्लार्क बिशरन ने यह प्रदर्शित किया है कि संस्कृत के प्रत्येक प्रतिबंधित क्षेत्र में विसर्जन का एक केंद्रीय बिंदु पहचाना जा सकता है। 2 संस्कृत क्षेत्रों की सीमाओं पर रहने वाले लोगों में दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों को कहते हैं, 3 क्षेत्रों को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है सांस्कृतिक समानांतरों के क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी है सांस्कृतिक समानताओं के क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी है सांस्कृतिक समामेलन के क्षेत्र और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है सीमांत क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सीमांत क्षेत्र। बिसरल के अनुसार जो लोग 2 संस्कृत क्षेत्रों के सरहदों पर रहते हैं वे दोनों तरह की जीवन शैलियों के कुछ विशेषताओं में सहभागी होते हैं। इन्हें वे सीमांत या उपांतीय क्षेत्र कहते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, विसरण संभव है यह तथ्य दर्शाता है कि ऑप्शन नंबर ए है विकास एक दोषपूर्ण सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर बी है समाजों ने जननिक संगठन नियत किए हैं, ऑप्शन नंबर है विकास हुबहू एक रेखी नहीं हो सकता और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है प्रगति अपरिहार्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विकास हुबहू एक रेखी नहीं हो सकता है। ठीक है, विसरण एक ऐसी प्रक्रिया का होता है कि जिसके द्वारा सांस्कृतिक विशेषक और संस्कृत संश्लेषण एक समाज से दूसरे समाज में विषयक या प्रसारित होते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक उस स्थिति को आवृत करता है जहां दूरदर्शन विवरणकार एक क्रिकेट मैच का वर्णन रेडियो विवरणकार की तरह जो है कराता जाता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है विसरण, ऑप्शन नंबर बी है सांस्कृतिक पश्यता, ऑप्शन नंबर सी है संचार अवरोध और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है प्रौद्योगिकी पश्यता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रौद्योगिक पश्यता। क्योंकि दूरदर्शन के दर्शक यथास्थित का प्रत्यक्ष दर्शन करते रहते हैं जबकि रेडियो के श्रोता जो है यथास्थित का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकते हैं, अतएव उन्हें विवरणकर्ता को आंखों देखी स्थिति को वक्तव्य के माध्यम से साकार जो है स्वीकार करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में यदि दूरदर्शन का विवरणकर्ता भी रेडियो के विवरणकर्ता की तरह स्थिति स्पष्ट करता है तो
प्रौद्योगिकी पश्चाता का उदाहरण प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निकेंद्रीवादिता निर्दिष्ट करती है। ऑप्शन नंबर ए है दूसरों समूहों के सांस्कृतिक गुणों का समाधान करने को। ऑप्शन नंबर बी है परंपरागत संस्कृति को बनाए रखने और थामे रहने की एक सांस्कृतिक समूह की प्रवृत्ति को। ऑप्शन नंबर सी है इस मनोवृत्ति को कि उसकी संस्कृति या समूह दूसरों से श्रेष्ठ हैं। और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है परंपरागत संस्कृति मूल्यों को आधुनिकीकरण करने के प्रयास को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इस मनोवृत्ति को कि उसकी संस्कृति या समूह दूसरों से श्रेष्ठ हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निकेंद्रवादिता के कारण एक निर्जातीय समूह के सदस्य स्वयं के सांस्कृतिक पक्षों को अपने आसपास के लोगों से एक कदम अलग तथा श्रेष्ठ समझते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, टी पार्सन्स के अनुसार व्यवहार तब क्रिया बन जाता है जब 4 शर्तें उपस्थित होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त इनमें जो है उपस्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर बी है विशिष्ट परिस्थितियों में घटित होना। ऑप्शन नंबर सी है कर्ता विशेष के प्रतिमानों और मूल्यों द्वारा नियमित होना। और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है ऊर्जा के संवेगात्मक निवेश के संलग्नता को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऊर्जा के संवेगात्मक निवेश की संलग्नता को। ठीक है, पार्सन्स के अनुसार किसी व्यवहार की क्रिया बनने की चौथी शर्त प्रयत्न है। चौथी शर्त क्या है? चौथी शर्त जो है शर्त है प्रयत्न। ठीक है, जिसे उन्होंने क्रिया बनने की आदर्शात्मक तथा अव्यवस्थात्मक तत्वों को संबंधित करने वाले कारक की संज्ञा दी है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संबंध है? ऑप्शन नंबर ए है 2 सेनाओं का आमने सामने होना। ऑप्शन नंबर बी है एक परीक्षा कक्ष में बैठे हुए 30 परीक्षार्थी। ऑप्शन नंबर सी है एकाएक मूसलाधार वर्षा के दौरान आश्रय के लिए भागते हुए लोग। और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है सिनेमा दर्शक तथा पर्दे के कलाकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिनेमा दर्शक तथा पर्दे के कलाकार। सिनेमा दर्शक तथा पर्दे के कलाकार के बीच सामाजिक संबंध है। इसकी स्थापना के लिए चेतना का भाव होना आवश्यक है। कूले के अनुसार सामाजिक संबंध विभिन्न रूपों या प्रक्रियाओं की एक समिष्टि के कारण जीवित रह पाता है और विकसित हो पाता है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जिसने बहुत सा काला धन संचय किया है, कैंसर रोगियों के लिए अस्पताल का निर्माण करता है और स्वयं दलितों का मसीहा होने का दिखावा करता है, यह उदाहरण है। यह उदाहरण किसका है? ऑप्शन नंबर ए है भूमिका विलगन का। ऑप्शन नंबर बी है कृत्रिम भूमिका का। ऑप्शन नंबर सी है मिथ्या भूमिका का। और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है भूमिका विन्यास का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृत्रिम भूमिका का। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसने बहुत सा काला संचय किया हो, कैंसर रोगियों के लिए अस्पताल का निर्माण कराता हो और स्वयं दलितों का मसीहा होने का दिखावा करता हो, यह जो है कृत्रिम भूमिका का उदाहरण है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक विश्लेषणों में कालक्रमिक अभिविन्यास उपस्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है ऐतिहासिक विशिष्टवाद के सिद्धांत में। ऑप्शन नंबर बी है विकासवाद के सिद्धांत में। ऑप्शन नंबर सी है विसरणवाद के सिद्धांत में। और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है संरचनावाद के सिद्धांत में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऐतिहासिक विशिष्टवाद के सिद्धांत में। संस्कृत के विकासवादी सिद्धांत के अनुसार मानव समाज निम्नतर से उच्चतर कोटियों में विकसित हुए हैं। मार्गन ने समाज के विकास के 3 चरण यानी कि जंगली, बर्बर एवं सभ्य समाज का जो है उल्लेख किया है। ऐतिहासिक सिद्धांत के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं में निरंतरता पाई जाती है, किंतु ऐतिहासिक विशिष्टवाद के सिद्धांतों में एक काल विशेष का अध्ययन किया जाता है जिसमें कालक्रमिक अभिविन्यास अनुपस्थित होता है, जबकि विसरणवाद एवं विकासवादी सिद्धांत को मिलाकर संरचनावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा अगला प्रश्न है, जोर जबरदस्ती निर्दिष्ट करती है। ऑप्शन नंबर ए है अपनी स्वार्थ सिद्ध के लिए शारीरिक बल के प्रयोग को।
ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक जीवन का विध्वंस करने वाली बड़ी पैमाने के हिस्से को। ऑप्शन नंबर सी है समाज में युद्धतरक समूहों के प्रचलन को। और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है सामाजिक अंतःक्रिया को जिसमें कि एक व्यक्ति या समूह अपनी इच्छा को दूसरों पर थोपता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया को जिसमें कि एक व्यक्ति या समूह अपनी इच्छा को दूसरों पर थोपता है। वेबर ने जोर जबरदस्ती को सामाजिक अंतःक्रिया का एक स्वरूप माना है जिसमें एक व्यक्ति अथवा समूह अपनी इच्छा को जो है अन्य पर थोपने का प्रयास करता है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पर संस्कृत ग्रहण के अध्ययनों में योगदान नहीं दिया है? ऑप्शन नंबर ए है लिंटन, ऑप्शन नंबर बी है रेडफील्ड, ऑप्शन नंबर सी है हर्शकोविट्स और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आर्कबर्न। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्कबर्न ने। ठीक है, सन 1936 में, कब? सन 1936 में रेडफील्ड, लिंटन एवं हर्शकोविट्स ने पर संस्कृत ग्रहण एक संस्कृत पत्र पर जिसका नाम था मेमोरेंडम ऑन द स्टडी ऑफ कल्चरल अमेरिकन एथ्रोपोलॉजिस्ट जो है प्रस्तुत किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्कबर्न ने पर संस्कृत ग्रहण के अध्ययनों में योगदान नहीं दिया है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, वर्ग और परिस्थिति यानी कि स्टेटस में मुख्य अंतर यह है कि ऑप्शन नंबर ए है वर्ग आर्थिक समूह को निर्दिष्ट करता है और परिस्थिति परिवार की आनुवंशिक अधिश्रेणिकता को। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है वर्ग उत्पादन के साधनों के स्वामित्व से संबद्ध है और परिस्थिति जीवन शैलियों से। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है वर्ग व्यक्तिगत शक्ति को निर्दिष्ट करता है और परिस्थिति व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जाने वाले विशेषाधिकार को। और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है वर्ग राजनीतिक शक्ति के अधिग्रहण को निर्दिष्ट करता है और परिस्थिति सामाजिक शक्ति के अर्जित करने को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्ग आर्थिक समूह को निर्दिष्ट करता है और परिस्थिति परिवार की आनुवंशिक अधिश्रेणिकता को। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक संरचना तथा संरचनात्मक रूप में अंतर किया है? ऑप्शन नंबर ए है रेडक्लिफ ब्राउन ने, ऑप्शन नंबर बी है एस.एफ. नाडेल ने, ऑप्शन नंबर सी है एडमंड लीच ने और ऑप्शन नंबर डी दिए गए है एवांस प्रिचार्ड ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रेडक्लिफ ब्राउन ने। सामाजिक संरचना तथा संरचनात्मक रूप में अंतर रेडक्लिफ ब्राउन ने किया है। सामाजिक संरचना समाज की विभिन्न इकाइयों, समूहों, संस्थाओं, समितियों, सामाजिक संबंधों से निर्मित एक प्रतिमानित एवं क्रमबद्ध ढांचा है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मुस्लिम विवाह से संबंधित नहीं है? फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आप लोगों से पिछले प्रैक्टिस में पूछा गया था कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जिसमें से कईयों ने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया था। फ्रेंड्स, आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी कि अभी हमारे चैनल पे अगर आप यूपी ट्रिपल अस्सी के पेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके भी प्रैक्टिस सेट अब हमारे चैनल पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अगर आप उसका प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप उसे भी जरूर सॉल्व करो। इससे क्या होगा कि आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं आज के हमारे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मुस्लिम विवाह से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है शाही, ऑप्शन नंबर बी है फासिद, ऑप्शन नंबर सी है मेहर और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है जकात। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जकात। जकात जो है यह मुस्लिम विवाह से संबंधित नहीं है, जबकि शाही, फासिद और मेहर ये तीनों जो है मुस्लिम विवाह से संबंधित हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, मुस्लिम विधवा के लिए इद्दत की अवधि होती है, इद्दत की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है 3 महीने, ऑप्शन नंबर बी है 3 महीने और 15 दिन, ऑप्शन नंबर सी है 4 महीने और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 4 महीने और 10 दिन। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि हमारे सभी प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दिए जाते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा इसको आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया है तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दें। और आपने वीडियो को डिसलाइक क्यों किया है इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे क्या होगा कि हम आपके कमेंट को अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर कंसीडर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।